नमस्कार साथियों आज चार बड़ी खबरें लेके आया हूं। सबसे बड़ी खबर है दोस्तों ईसीएचएस को लेके। क्या केंद्र सरकार ईसीएचएस को बंद करना चाह रही है? जी हां साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं, आखिर सरकार पेंशनर को अपना दुश्मन क्यों समझ रही है? पेंशनर से रिलेटेड सारे के सारे फैसले वो पेंडिंग में रखे जा रहे हैं। तमाम पेंशनरों की तमाम समस्याएं देखे, लेकिन दोस्तों सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। दोस्तों आज हम चार बड़ी खबरों पर बात करेंगे और अगर आप एक पेंशनर हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा यार। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप सपोर्ट करते हो तो काफी अच्छा लगता है। देखिएगा दोस्तों, ज्वलंत मुद्दे हैं इस बार। चार बड़ी खबरें। क्या ईसीएच को सरकार बंद करने जा रही है? पहली बड़ी बात दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे। आखिर सरकार ने एक नया आदेश दिया है, वो क्या आदेश दिया है इस पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी बात है 8 सीपीसी की अप्रैल में बैठक। आखिर वो बैठक कब होगी और इस बैठक में क्या मुद्दा रखा गया है दोस्तों, उस पर भी बात करेंगे। क्या डीएडीआर को लेके इसमें फाइनल अप्रूव मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरी बड़ी बात है दोस्तों ईसीएचएस घोटाला। अब बताइएगा, ईसीएचएस में भी घोटाला हो गया है और दोस्तों घोटाला थोड़ा नहीं बल्कि करोड़ों का घोटाला हुआ है, इसलिए सीबीआई जांच की संतुष्टि की गई है। तो सीबीआई जांच करेगी, काफी बड़ा मैटर है। चौथी बड़ी बात है अब फिटमेंट फैक्टर 3.2 ही रहेगा। जी हाँ साथियों, आखिर फिटमेंट फैक्टर को लेके क्या बड़ी अपडेट आई है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अतः साथियों, अगर आप एक पेंशनर हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। काफी लोग सिर्फ व्यू के लिए यहाँ की बातें करते हैं, पेंशनर भाइयों को मूर्ख बनाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। और साथियों एक चीज और है कि यहाँ पर सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाना चाह रहा है आज के समय में, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सभी में दोस्तों सरकार पैरी नजर रखी पड़ी है। मेरे कहीं वीडियो ब्लॉक किए गए हैं। आप सोचिएगा दोस्तों, मैंने ऐसे ऐसे प्रश्न दागे हैं जिसकी वजह से दोस्तों केंद्र सरकार ने मेरे कई वीडियो को डायरेक्ट डिलीट कर दिया है, डायरेक्ट ब्लॉक मार दिया है और पॉइंट डाल दिया है कि भैया नेशनल सिक्योरिटी की वजह से। बताइएगा दोस्तों, आजकल सवाल पूछना नेशनल सिक्योरिटी बन गया, मतलब भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर आँच आ जाएगी। एक छोटा सा इंसान आपसे सवाल कर रहा है तो वो आपके लिए खतरा बन गया है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है। चलेगा दोस्तों, पहले हम बात करते हैं क्या ईसीएचएस को सरकार बंद करने जा रही है। जी हाँ साथियों, देखिएगा साथियों, सरकार ने एक आदेश दिया है कि अब जितने भी पूर्व सैनिक कर्मी या उनके परिवार या जितने भी पेंशनर हैं वो साथियों किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों, ऐसा आदेश क्यों दिया जा रहा है? आप जानते हो किस तरीके से अव्यवस्था फैली होती है। ईसीएचएस का पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट होता है, एक काउंटर होता है दोस्तों, सारी की सारी जानकारी सिर्फ वहीं पर मिलती है। जितने भी सैनिक पेंशनर हैं उनके परिवार वाले हैं तो उनको वहाँ पर जानकारी मिल जाती है, यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता है, क्योंकि ईसीएच से जुड़ा हुआ इंसान ही वहाँ पर पहुँचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर सरकार चाहती है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ और जैसे आम जनता लगती है धक्के खाती है, वैसे ही पेंशनर भी धक्के खाएं। जिन्होंने देश के लिए बलिदान कर दिया, देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, उन पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को, तमाम पेंशनर को सरकार चाहती है कि वो धक्के खाएं। हॉस्पिटल की स्थिति आप जानते हो क्या स्थिति है। सबसे पहले दोस्तों एक रिपोर्ट देखिएगा, इस रिपोर्ट पर हम बात करते हैं। अगर सरकार ईसीएचएस को बंद करने जा रही है और इसकी जगह किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की बात कर रही है तो इसके लिए क्या कुछ स्पेशल सुविधा दी जाएगी। सबसे पहले रिपोर्ट देखिएगा, ये रिपोर्ट क्या कह रही है। नई दुनिया बिलासपुर न्यूज़पेपर जो है, इसमें आप देख रहे हैं कल्याण संयोजक जिला कल्याण सैनिक बोर्ड के द्वारा दिया गया है। साथियों ये किसी रक्षा रिटायर्ड फौजी देश के किसी भी अस्पताल में करा सकेंगे इलाज। हाँ, रिटायर्ड फौजी देश के किसी भी अस्पताल में करा सकेंगे इलाज। दोस्तों रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर एक नई व्यवस्था तैयार की जा रही है। इसके तहत रिटायर्ड सैनिकों को एक स्पेशल पहचान पत्र आईडी कार्ड दिया जाएगा, स्पेशल आईडी कार्ड दिया जाएगा जिसमें चिप लगी होगी। बहुत अच्छी बात है साथियों, इस कार्ड की मदद से सैनिक जो है देश के किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। उनकी पूरी जानकारी कंप्यूटर में तुरंत उपलब्ध हो जाएगी और सबसे बड़ी बात है कि इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। खास बात यह होगी कि इलाज के लिए केंद्र सरकार कोई लिमिट तय नहीं करेगी। रिटायर्ड सैनिकों के इलाज में खर्च होने वाली सारी राशि जो केंद्र सरकार वहन करेगी और रिटायर्ड सैनिकों के जो बुरे
वक्त के में केंद्र सरकार साथ देने की योजना बना रही है। तो ये अच्छी बात है साथियों, ठीक है। इस कार्ड को रिटायर्ड सैनिकों का आधार नंबर से लिंक किया जाएगा, इसको आधार नंबर से लिंक किया जाएगा साथियों। तो यानी इस योजना का खास बात है कि पूरे देश में कहीं भी इलाज की सुविधा मिलेगी। अब इलाज के लिए जगह या पैसे की चिंता काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। स्मार्ट कार्ड से भी आसान पहचान हो जाएगी, इलाज के लिए कोई लिमिटेड तय नहीं होगी और परिवार के सदस्यों को भी लाभ मिलेगा। क्योंकि आपको पता है ECHS से जो है काफ़ी घोटाले हो रहे हैं, वो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखाऊंगा साथियों। तो देखा जाए तो फैसला रिटायर्ड सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ा कदम है। इससे उन्हें बेहतर और समय पर इलाज मिल सकेगा। खासकर लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उन्हें अब काफ़ी राहत मिलेगी। तो साथियों देखा आपने। चलिएगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं 8th CPC की अप्रैल में बैठक। जी हाँ साथियों, 8th CPC को लेके 13 अप्रैल को एक दोस्तों बैठक है। बहुत ही जल्दी दोस्तों केंद्रीय तमाम मंत्री लोग इस बैठक में शामिल होंगे, तमाम अधिकारी होंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, सभी की नज़र है DA-DR को लेके। क्या सरकार इस बैठक में DA-DR का फाइनल अप्रूवल करेगी या फिर से टाल देगी? सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आज तक के 10 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है जो अब हो गया है। क्योंकि DA-DR को लेके दोस्तों 31 मार्च तक हर हाल में सरकार की तरफ से फाइनल मोहर लग जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है कि युद्ध का असर भैया इंडिया ही में हो रहा है, इंडिया ही में युद्ध चल रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो भारत में ही हो रही है युद्ध को लेके। भैया क्या प्रॉब्लम हो रही है? सरकार कह रही है पेट्रोल पूरा है हमारे पास है, पेट्रोल में दाम नहीं बढ़ाए, डीजल में दाम नहीं बढ़ाए, और गैस सिलेंडर में भी दोस्तों सरकार कह रही कोई कमी नहीं है। फिर भैया ये DA-DR की देरी क्यों कर रही है गवर्नमेंट? सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों इस पर आप एक रिपोर्ट देखिएगा। रिपोर्ट क्या कह रही है? सरकार की जो बैठक होगी 13 तारीख को, उस पर क्या रिपोर्ट है सबसे पहले ये देखिएगा। 45,000 या 58,500 रुपये कितनी होगी बेसिक सैलरी और पेंशन तनख्वाह बढ़ाने पर 13 अप्रैल को बड़ी मीटिंग। हाँ साथियों, बड़ी मीटिंग होने वाली है 8वें वेतन आयोग के ऊपर। सैलरी और पेंशन के बारे में, भत्तों के बारे में बड़ी मीटिंग होने वाली है। उसमें काफ़ी मुद्दे हैं। तो साथियों हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो पूर्व सैनिक संगठन है वो भी जो है पूर्व सैनिकों के मुद्दे उठाएं। जैसे कि जो है OP पूर्व सैनिकों का जो मुद्दा है, जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आ रहे हैं उनका मुद्दा है, PMR का। उसके बाद जो है जवानों का JCOs का 7th CPC की विसंगतियां हैं, उनका मुद्दा है। JCOs का जो है गजेटेड ऑफिसर का रैंक का मुद्दा है, उसको भी मुद्दा को उठाया जाए। और उसके बाद जो है आफ्टर रिटायरमेंट ऑर्डिनरी रैंक का सभी का मुद्दा है, जो NCOs JCOs सभी का मुद्दा है। तो इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया जाए, जो कि हमारे पूर्व संगठनों ने पहले भी इन मुद्दों को जो है भेजा हुआ है पे कमीशन के बाद में। लेकिन अभी जो मीटिंग होगी, जैसे 13 अप्रैल को मीटिंग हो रही है, उसके बाद 23 अप्रैल को उसके बाद देहरादून में मीटिंग हो रही है। तो पूर्व सैनिकों से अनुरोध है, संगठनों से अनुरोध है कि आप सब जो है अभी अच्छा समय है, नहीं तो जब चिड़िया चुग गई, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब बाद में समय निकल जाएगा तो पछताने से कुछ नहीं होगा। तो अभी जो है पूर्व सैनिकों के अच्छे मुद्दे हैं, तो इन मुद्दों को उठाया जाए। फैमिली यूनिट का मुद्दा है कि फैमिली यूनिट जो 5 की जाए। उसके बाद जो है फैमिली पेंशन का मुद्दा है कि फैमिली पेंशन जो है कम हो जाती है सैनिकों की। कम उम्र में सैनिक रिटायर हो जाते हैं, और अगर कम उम्र में किसी सैनिक की पूर्व सैनिक की डेथ हो जाती है तो उसके बाद फैमिली के ऊपर पूरा भार आ जाता है, तो उसको भी जो है अब 30% पेंशन मिलने लग जाती है। ये तो वो भी जो है पूरी की पूरी 60% रह जाए, वो कम ना हो, 50% रह जाए जो मिल रही होती है। तो जितनी उसमें मिल रही होती है तो उससे भी काफ़ी वो मिलेगा। तो ये भी मुद्दा है। कई एक मुद्दे हैं जो है उसके बाद जो है रिटायरमेंट, जो हमारे पूर्व सैनिक जो है रिटायर हुए थे, जो जिनको रिजर्व सैनिक जो हैं जो भेज दिया गया, जिनको सिर्फ 9,000 पेंशन मिल रही है, 9,000, उसमें क्या हो रहा है अभी, तो उनको भी OROP में शामिल किया जाए, वो भी मुद्दा है। फिर 2006 से पहले वाले सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनको जो है किसी प्रकार की MSP या ACP का फायदा नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी पेंशन काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो वो भी मुद्दा है। तो इस प्रकार के सारे मुद्दे हैं। अगर ये मुद्दे उठाए जाएं तो जब तक अगर नहीं उठाएंगे तो पे कमीशन को भी नहीं पता चलेगा। तो अभी जो पूर्व सैनिकों से संगठनों से पूरा अनुरोध है कि इस प्रकार के मुद्दे जल्दी जल्दी उसमें उठाएं, और जितना ज़्यादा मुद्दे उठाएंगे तभी सुनाई होगी। उसके बारे में अब तो जो बड़ी खुशी की बात यह है कि 8th पे कमीशन ने जो है फिजिकल मीटिंग मिलना शुरू कर दिया है। जो पहले तो सिर्फ ऑनलाइन मेमोरेंडम थे, वहाँ पर भी डाले गए हैं,
और ऑनलाइन मेमोरेंडम मांग रखा है तो वहाँ पर भी डाले जाएं, और फिजिकल मीटिंग में भी जो इन मुद्दों को उठाया जाए तो अच्छी बात है साथियों। और क्या मुद्दे उठने वाले हैं, और इसमें जो है मुद्दे हैं वो एड्स पे कमीशन के कर्मचारियों का इंतजार था, वो समय आ गया है। और 13 अप्रैल को इस दौरान कर्मचारी संगठनों में साझा अंतिम रूप से उसका दिया जाएगा। इसमें जो है नेशनल काउंसिल कमेटी ने बुलाई है एनसीजेएसएम ने कर्मचारियों की बैठक, और इसमें डिफेंस के पर्सनल को भी, रेलवे पर्सनल को भी, सभी को बुलाया गया है। तो इसमें जो है इनको ऑल इंडिया डिफेंस पर्सन के जो है एम्प्लॉयज ने भी इसमें मेमोरेंडम के लिए बात किया है। और ये जो साथियों ये सभी के लिए नेशनल काउंसिल कमेटी एनसीजेएसएम ने भी सभी के जो है इनका मीटिंग होनी है, ऋषि गोपाल मिश्रा जी ने बुलाई है। और जो 12 मार्च को जो मुद्दे हुए थे उनके ऊपर भी इसमें किया जाएगा। इसमें तो फिलहाल साथियों आपने देखा, चलेगा दोस्तों अब बात करते हैं ईसीएचएस घोटाला। आखिर ईसीएचएस घोटाला क्या है? देखिएगा दोस्तों, ईसीएच में तमाम दोस्तों फ्रॉड किया जा रहा है। जो पेंशनर हैं उनके तमाम दोस्तों फर्जी कैश बिल दिखाए जा रहे हैं, फर्जी ट्रीटमेंट दिखाया जा रहा है सरकार को। जैसे आयुष्मान कार्ड में होता है, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं आयुष्मान कार्ड धारक को लूट डालते हैं, उनसे तमाम वो ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसका पैसा ले लेते हैं और सरकार से भी पैसा ले लेते हैं। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन आयुष्मान घोटाला इतना बड़ा घोटाला अगर इसमें जांच आ जाए ना तो लाखों करोड़ रुपया नुकसान सामने दिख जाएगा। तो फिलहाल साथियों आखिर ये सीबीआई जांच क्यों हो रही है ईसीएचएस पे? सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिएगा, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो खबर है उस पर चलते हैं। घोटालों में सीबीआई की 9 जगहों पर छापेमारी। अब ईसीएचएस के अंदर जो है ईसीएचएस भी अच्छी सुविधा थी, ये भी अच्छे पर्पज के लिए खोली गई थी। और अगर इसको सही ढंग से चलाया जाता, इसमें कोई घोटाले नहीं करते हॉस्पिटल, तो ये भी बहुत ही अच्छी सुविधा थी। लेकिन घोटालों के कारण क्या है, इसमें काफ़ी समस्या हो गई है। तो पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए शुरू की गई एक्स सर्विसमैन की कंट्रीब्यूशन स्कीम में चंडीगढ़ में, पंचकुला में, मोहाली में अस्पतालों में 100 करोड़ से अधिक का घोटाला सामने आया है। सीबीआई ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई केंद्रीय जांच एजेंसी के प्राइवेट अस्पतालों में संचालकों के घर में 9 जगह पर छापेमारी की। हाँ साथियों, क्या होने लग गया है कि ईसीएचएस कार्ड का दुरुपयोग होने लग गया है साथियों। जो लोग जो है ईसीएचएस कार्ड से जो हॉस्पिटल वाले से या जो भी ले लेते हैं, उसके बाद उसका थोड़ा सा इलाज करते हैं और 5-7 दिन तक उनको एडमिट दिखा देते हैं और दुनिया भर का खर्चा, दुनिया भर का जो है बिल बना करके भेज देते हैं। तो कुछ तो हमारे सैनिकों की लापरवाही है, कुछ उनके अज्ञानता है, जानते नहीं है कि हमारे कार्ड का कितना दुरुपयोग हो रहा है, और कार्ड उनको सौंप देते हैं और उसका गलत फायदा उठाते हैं। कुछ फर्जी कार्ड भी, फर्जी लैब भी बना देते हैं, फर्जी लैब रिपोर्ट बना देते हैं, कुछ फर्जी कार्ड बना करके जो दूसरे का भी इलाज करवा देते हैं। तो इस प्रकार से जो है अभी सरकार जो चिप कार्ड बना रही है, तो ये अच्छे फायदा होगा। और इससे अस्पताल ने ईसीएचएस के स्कीम के तहत फर्जी वाडे से 5 से 10 लाख रुपए तक की फर्जी बिल तैयार किए थे, फर्जी टेस्ट रिपोर्ट बनाई गई थी, और इसमें दर्जनों 2 से 5 लाख तक के। तो साथियों ये वास्तव में ही होता है। और यहाँ पर ईसीएचएस स्टाफ की मिली भगत के कारण चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में गड़बड़ी है। शहर की एक प्राइवेट एजेंसी से खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस एजेंसी अस्पतालों को एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत रजिस्टर मरीज ला के दे देती है, बीमारी रजिस्टर करवा देती है, और इस प्रकार से घोटाले चलेगा साथियों। अब हम बात करते हैं, अब फिटमेंट फैक्टर 3.25 ही रहेगा। देखिएगा दोस्तों, जो सरकार है वो फिटमेंट फैक्टर 1.92 की बात कर रही है। 1.92 का फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है, लेकिन दोस्तों तमाम संगठनों ने अब कह दिया नहीं, अब जो बात होगी 3.25 के फिटमेंट फैक्टर पर ही बात होगी। तमाम संगठनों ने कह दिया है कि अब हम बिल्कुल भी सरकार की बात नहीं मानेंगे, अब जो बात होगी वो 3.25 पर ही होगी। यहाँ साथियों, क्योंकि तमाम कर्मचारी संगठनों को लगने लगा है कि सरकार एड्स पे कमीशन के नाम पे या तो बरगला रही है या सरकार देना नहीं चाह रही है। अभी डीएडीआर का अप्रूवल नहीं हो पाया, क्या सरकार फ्रीज करना चाह रही है डीएडीआर को कोरोना काल की तरह? तो यहाँ पर सभी जितने भी संगठन है सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल साथियों, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए, आपको क्या लग रहा है, कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।